हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक बार फिर हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर सबट्रैक्शन तक हम लोगों ने देख लिया था और उसे सबट्रैक्शन का एक एप्लीकेशन है, एक पार्ट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको सीखते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले एक और टर्म होता है पोजीशन वेक्टर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पोजीशन वेक्टर के साथ। चलिए देखते हैं। मैं हेडिंग डाल रहा हूं फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर। ध्यान दीजिए, पोजीशन वेक्टर होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट का पोजीशन जो वेक्टर डिनोट करता है वही पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन यार पोजीशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है, पोजीशन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस पॉइंट P को मिलाने वाला एक वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन ही होगा। ध्यान दीजिएगा। और बेसिकली नीट के जो बच्चे हैं जो मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा ये नहीं सोचेंगे हम लोग कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। ध्यान दीजिए, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट of a point और पोजीशन है तो with respect to a reference point ध्यान दीजिए, ये मैं लिख सकता हूं कि जनरली ओरिजिन होता है। ये is known as पोजीशन वेक्टर। मतलब कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रेफरेंस पॉइंट है और जनरली इसको हम ओरिजिन ही सेलेक्ट करते हैं। आप ये मान लीजिए कि जब भी ये ना दिया गया हो कि किसके रिस्पेक्ट में, तो आप बाय डिफॉल्ट इसे सेट करेंगे कि वो क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। यहां पर आप लिख सकते हो कि ये ओरिजिन है, अगर ये O है और ये पॉइंट P का बता रहे हो तो ये है पोजीशन वेक्टर OP, है कि नहीं। इसको लिखेंगे कैसे भाई। मान लीजिए कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, z है और ओरिजिन का ये तो जानते ही हैं भाई 0 0 0 होता है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका तो मैं बता ही चुका हूं आपको। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ टेल इनटू आई कैप, है कि नहीं। तो x माइनस 0 ये क्या हो गया, x आई कैप प्लस y माइनस 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ टेल, तो y j प्लस z के, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O, है ना। अगर ये विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट O नहीं कहा जाता तो आप बाय डिफॉल्ट उसे ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यह कहा जाता कि फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट P
विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट m। मान लीजिए m कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, यहां पर ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो x0, y0 एंड z0, है ना, या x y z बार बार सिमिलर दिखेगा, तो इसको हमने ले लिया अल्फा बीटा गामा। ये तो अगर आप इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल इस M पर है और हेड इस P पर है, वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर RPM, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट M। और वेक्टर कैसे लिखा जाता है ये तो जानते हैं भाई, वेक्टर क्या होगा, RPM हमेशा हमने बताया है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ टेल इंटू आई कैप, मीन्स x माइनस अल्फा इंटू आई कैप प्लस y माइनस बीटा इंटू जे कैप प्लस z माइनस गामा इंटू के कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। और इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं हम लोगों को पोजीशन वेक्टर, और जनरली ये वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर, हम लोग जब टॉर्क फाइंड करते हैं उस समय ये बहुत काम करता है, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए वो मिस कर जाते हैं। उनका हमेशा मानना होता है पोजीशन वेक्टर मतलब जिसका टेल ओरिजिन पर हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पोजीशन जो है किसी और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी पता किया जा सकता है, ठीक है। और वेक्टर लिखने का सिंपल तरीका, इसका मतलब हमको याद क्या रखना है, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता करना हो, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पता करना हो, एक एरो बनाएंगे जिसका टेल जिसके रिस्पेक्ट में पता करना है वहां पर होगा, और हेड जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता करना है वहां पर होगा, और वेक्टर निकालना जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई पार्टिकल है जो इस पॉइंट ए से मूव कर गया अभी तक, है कि नहीं। नाम से ही पता है यार, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक ऐसा एरो जो ए से बी को जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको या तो आप ए बी वेक्टर लिख दोगे, और या फिर आप इसी को ऐसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस ए बी, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो मैं एस ए बी लिखना प्रेफर करूंगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ये निकालते कैसे हैं, पहला पॉइंट हो सकता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हों, तो वेक्टर निकालना जानते हैं आप, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल। फर्स्ट को फर्स्ट से सबट्रैक्ट करते हैं, तो अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट मैं लिख ही दे रहा हूं। हमने कहा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स ए वाई ए जेड ए। इसका कोऑर्डिनेट एक्स बी वाई बी और जेड बी। तो पहला तरीका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टेल, मीन्स एक्स बी माइनस एक्स ए इंटू आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए इंटू जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए इंटू के कैप। पहला तरीका ये हो गया, कब, जब हेड और टेल के कोऑर्डिनेट आपको पता है तब। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया गया हो, आर ए, और ये
आर बी, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकालना है जब पोजीशन वेक्टर दे दिया गया हो, है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस फिगर को देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को देखिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनका हेड और टेल मैच होता है। रिजल्टेंट कौन होता है, जिसका टेल किसी और के टेल से और हेड किसी और के हेड से मिला हुआ हो। तो यहां पर ये इसमें कौन दो वेक्टर हैं जिनको ऐड किया गया और रिजल्टेंट कौन है, जरा देख के बता सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, वेक्टर ए का हेड वेक्टर एस ए बी के टेल से मैच कर रहा है, इसका मतलब इसको और इसको ऐड किया गया है। और आर बी का टेल आर ए के टेल से मैच कर रहा है और आर बी का हेड एस ए बी के हेड से मैच कर रहा है। इसका ये वेक्टर है जिसका टेल किसी और के टेल से, हेड किसी और के हेड से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, आर ए प्लस एस ए बी इक्वल टू आर बी लिख सकते हैं या नहीं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस ए बी कैन बी रिटन एज आर बी माइनस आर ए। मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा भाई, ये आर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, जहां तक पहुंच रहे हैं आप, इसका मतलब फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है ये। और आर ए क्या है, इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ और नहीं है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा भाई, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब जहां आप पहुंच रहे हैं, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं हम लोग कि वो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी इज गिवन एज आर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड आर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j माइनस के। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। एस ए बी का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। चलिए जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि अगर आपको मेरे साथ सीखना है फिजिक्स तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना होगा, है कि नहीं। तो चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद मेरे से मैच कराइए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपने अब तक, मुझे उम्मीद है कि अब वीडियो पॉज किया होगा और स्टार्ट किया होगा। ध्यान दीजिए, की पॉइंट क्या है, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक बच्चों से होता है, एस ए बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका टेल ए पर हो और हेड बी पर हो, है कि नहीं। इसका मतलब ए क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि आप ए से बी को जा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ध्यान देने वाली बात है भाई, अगर यही बी ए लिख दिया होता, क्या फाइंड करना है, एस बी ए। इसका मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल बी से स्टार्ट हो रहा है और हेड ए को जा रहा है। तो ए आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर होता और बी इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस ए बी
ये हमने कहा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और आर फाइनल मतलब आर बी माइनस आर ए। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैं सिखा चुका हूं आपको। इसका मतलब आई कॉमन लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है भाई। तो b के i के कोफिशिएंट से a का i कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करना है। इट मीन्स 4 माइनस 2 प्लस j कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस k कॉमन लेंगे आप, और यहां -1 -4 है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB। समझ में आया। तो यहां पर ये क्वेश्चन कराने का एक सिंगल सा मोटो था कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते कि उसने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB बताया था और आपने BA बाई मिस्टेक कैलकुलेट कर दिया। अगर BA कैलकुलेट करेंगे तो जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव हो जाएगा, और जहां निगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, तभी कुछ अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं, है कि नहीं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कह रहा है इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B एंड C इज 2i प्लस 3j, 5i प्लस अंडर ब्रैकेट 3 1 प्लस अंडर रूट 3j एंड 8i प्लस 3k रेस्पेक्टिवली, देन ट्राइंगल ABC इज, ऑप्शन दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और नन ऑफ दिस। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से शुरू हो जाइए, है कि नहीं, और सॉल्व कीजिए कि क्या आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और उसके बाद अटेम्प्ट किया होगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, है कि नहीं। मतलब आपको टाइप ही तो बताना है। ध्यान दीजिए, हमने कहा मान लो कि ऐसे कुछ पॉइंट है, एक है A, एक है B, एक है C। तो ये वैल्यू दी गई है, ये है RA, ये दिया गया है, ये है RB, और ये दिया गया है, यही है RC, है कि नहीं। इसका मतलब अगर आपको टाइप पता करना है ट्रायंगल का तो आप क्या करते हैं, इनके साइड्स की लंबाई निकालते हैं। इसका मतलब अगर वेक्टर AB पता चल जाए, वेक्टर BC पता चल जाए और वेक्टर AC पता चल जाए और उनके मैग्नीट्यूड निकाल लिए जाए तो साइड पता चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB, और ये क्या होगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, है कि नहीं। ये क्या होगा RB माइनस RA। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या करना है भाई, I के कोफिशिएंट को I के साथ, तो यहाँ I का कोफिशिएंट क्या है 5 और यहाँ I का कोफिशिएंट 2, तो 5 माइनस 2 प्लस J के कोफिशिएंट को J के साथ, तो यहाँ J का कोफिशिएंट है 3 प्लस 3 रूट 3 और यहाँ है 3, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 3, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो क्या हो गया 3i प्लस 3 अंडर रूट 3j। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड से ही मतलब है हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 3 तो हो गया कॉमन, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं ना
आई प्लस √3j। तो 3 का तो ये कांस्टेंट है ही, केवल इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √1 + 3। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ √3 है उसका स्क्वायर 3, तो ये कितना आ गया 6, है ना। यूनिट दिया नहीं गया है तो 6 यूनिट लिख देंगे, है कि नहीं। तो ये लंबाई कितनी हो गई, AB की जो वैल्यू है वो है 6 यूनिट। एक चीज तो आ गया, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब आप समझते हैं कि सीक्वेंस में हम लोगों ने जैसे लिखा है कि पहले A है फिर B है फिर C है, तो ये पोजीशन वेक्टर RA का है, ये पोजीशन वेक्टर RB का है, और ये पोजीशन वेक्टर RC का है। तो इस तरह हम लोगों ने AB कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप SBC और SAC कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए SAC कैलकुलेट करता हूं मैं। इसका मतलब RC माइनस RA होगा, और ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, C के कोऑर्डिनेट से यहाँ A का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 - 2 6i प्लस ये 3 - 3 तो 0j, ये तो 6i कैप हो गया। इसका मतलब SAC का मैग्नीट्यूड जो है वो भी 6 ही आ रहा है। इसका मतलब AC की वैल्यू भी क्या हो गई 6। और अब BC कैलकुलेट कर लेते हैं। तो BC का मैग्नीट्यूड SBC, इसका मतलब RC माइनस RB। C में I का कोफिशिएंट 8 और ये है 5, तो ये हो गया 3i प्लस यहाँ J का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ -3 - 3√3 है कि नहीं। तो ये हो गया 3i माइनस 3√3j। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप क्या आएगा भाई, ये यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए तो i माइनस √3j है, और इसका मैग्नीट्यूड 3 तो यह है ही, और इसका मैग्नीट्यूड होगा √1 का स्क्वायर प्लस √-3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो तीनों साइड की लंबाई कितनी आ गई 6 यूनिट। इसका मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। तो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर इसमें कहीं डाउट है तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को एक बार फिर से देखिए आप, है कि नहीं। और एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर, उसके बाद ये पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली जो छोटे छोटे फ्रेम होते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो आइए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज वेक्टर r = 3t² i कैप प्लस 4t² j कैप प्लस 7k कैप मीटर, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ध्यान देने वाली बातें हैं। ये पोजीशन वेक्टर टाइम का फंक्शन है, और आपको पता है कि टाइम कभी रुकता नहीं। इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू बदलती रहेगी, ये पोजीशन वेक्टर बदलता रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट 10 सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसको और लिख सकते हैं हम लोग क्या, फ्रॉम t = 0 टू t = 10 सेकेंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फर्स्ट 10 सेकेंड का मतलब कि t = 0 से स्टार्ट करना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमको दो पोजीशन वेक्टर चाहिए। यहां दिया हुआ है r अकेला,
लेकिन ये टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग पोजीशन आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा भाई, आर आई जो है, इनिशियल का मतलब क्या हुआ भाई, एट टी इक्वल टू 0, यही ना हुआ। तो रख दीजिए इसमें जहां जहां टी दिख रहा है वहां 0 पुट कर दीजिए। तो आर इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 7 के कैप, यही ना हुआ भाई। टी इक्वल टू 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा उसको। एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो आर फाइनल ये क्या होगा भाई, टी फाइनल का मतलब क्या है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड, यही ना मतलब है। तो पुट कर देते हैं। तो आर फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 3 से मल्टीप्लाई होगा 300 आई कैप प्लस टी स्क्वायर 100, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 400 जे कैप प्लस, यहां तो टी है ही नहीं तो ये वैसे ही मेंटेन रहेगा 7 के कैप, है कि नहीं। तो दो पोजीशन मिल तो गए आपको, आर फाइनल मिल गया और आर इनिशियल मिल गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा भाई, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या होगा, S इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। इसका मतलब आई वाले को आई के साथ, तो फाइनल में आई का कोफिशिएंट है 300 और ये है 0, तो 300 माइनस 0 प्लस जे 400 माइनस 0 प्लस के 7 माइनस 7, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप एंड के कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब अगर वो आपसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए, तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है किसी वेक्टर का, अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में दे दिया जाए। S इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे 100 कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है कि नहीं। तो 100 तो वैसे रहने दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। आई स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट जो है 3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और जे का कोफिशिएंट है 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और ये कितना हो गया भाई 25, है कि नहीं। तो अंडर रूट 25 5 होता है, इसका मतलब ये कितना आ गया 500 मीटर, है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपका लाइक और शेयर और पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे ज़रूर मिलेंगे। चलिए फिर बाकी चीज़ें नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं और नेक्स्ट टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, है ना, देन आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है कि नहीं। थैंक यू, नमस्कार।